Hello everyone, welcome to Swami Vivekanand Institute. Myself Aditi, I'm your home science net educator. So today we'll discuss about food service and management. तो जब भी हम फूड सर्विस मैनेजमेंट की बात करते हैं, ये हमारे 3 वर्ड से बना हुआ है। फूड सर्विस मैनेजमेंट। तो जब भी हम फूड सर्विस मैनेजमेंट की बात करते हैं, इट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 3 वर्ड्स। फर्स्ट इज फूड, सेकंड इज सर्विस एंड थर्ड इज मैनेजमेंट। तो फूड क्या होता है? समथिंग दैट वी ईट इज कॉल्ड फूड। व्हाट इज सर्विस? आपने देखा होगा, जैसे आप बहुत सारे होटल्स, रेस्टोरेंट्स या फिर कैफेटेरियाज में विजिट करते हो, तो वहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं। तो जितने भी आपके टाइप्स ऑफ सर्विस हैं, आपको कैसे खाना मिल रहा है, कैसे आपके पास खाना बनकर आ रहा है, कैसे कस्टमर को सर्व किया जा रहा है, वो सारा आता है सर्विसेज के अंडर। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज अवेलेबल। फॉर एग्जाम्पल, you have English service, next is Russian service, American service. So these are types of the services that are available. And fourth one is self service, जो कि आप, इसका एग्जाम्पल है बफे सिस्टम। जैसे आप बफे में देखते हो, वहाँ पे क्या होता है, आपके पास सेल्फ सर्विसेज होती है। तो ये सारी आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जब भी आप किसी भी रेस्टोरेंट में, किसी कैफेटेरिया में, किसी भी इंस्टीट्यूट पे या फिर आप किसी भी होटल में जब आप खाना खाने जाते हो, तो आपको फूड कैसे कैसे सर्व होता है और कैसे जो आपका ये सारी आपकी टाइप्स ऑफ सर्विसेज हैं। अब जो इंग्लिश सर्विस है, ये बेसिकली इसको हम प्लेट सर्विस भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्लेट सर्विस, जहाँ पे आपको प्लेट में क्या होता है, फूड सर्व होता है। ठीक है। रशियन सर्विस में आपके पास साइड में बेज होते हैं, जहाँ पे खाना कुक होता है और कस्टमर को वहाँ से सर्व करते हैं। अमेरिकन सर्विस मीन्स जहाँ पे आपका फूड जो है वो फूड ट्रॉलीज में आता है और वहाँ पर आपको खाना जो है वो सर्व किया जाता है। सेल्फ सर्विस इज ऑल्सो कॉल्ड अ बफे सिस्टम, जहाँ पे आप सभी लोगों ने देखा होगा, जहाँ पे बफे सिस्टम में आपको क्या करना पड़ता है, खुद ही वहाँ पर जाकर अपना फूड लेना होता है और फिर वहाँ पर खुद ही अपनी सर्विसेज जो सेल्फ सर्विस है उसमें आपको खुद ही जाकर वहाँ पे खाना लेना पड़ता है। तो दीज आर ऑल टाइप ऑफ द सर्विसेज दैट आर अवेलेबल इन योर फूड सर्विस इंस्टीट्यूट्स और फूड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट इज मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या होता है? जब भी हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास जब भी खाना बन रहा है, तो जब भी खाना बनेगा तो खाना हमेशा कहाँ से बनेगा? दैट स्टार्ट फ्रॉम द रॉ मटेरियल। तो जब भी खाना आपका रॉ मटेरियल से बन रहा है, रॉ मटेरियल से कैसे बनता है, हमारे पास जो रॉ मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं उसको हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल से हम क्या करते हैं, उसको रिसीव करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, देन वहाँ से खाने की प्रोसेसिंग करते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो जहाँ से भी, फॉर एग्जांपल आप फूड इंडस्ट्रीज में खाना कुक कर रहे हो, तो जब भी आप खाना कुक करोगे फ्रॉम द रॉ मटेरियल टिल प्रोसेसिंग और टिल पैकेजिंग और टिल सर्विस, रॉ मटेरियल से आप क्या कर रहे हो, जब भी आपका खाना प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस होके कहाँ जा रहा है, पैक हो रहा है, और पैक होके वो कहाँ पर आ रहा है, कस्टमर के पास आ रहा है। तो जब भी आप मैनेजमेंट की बात करते हो, तो आपको कैसे मैनेजमेंट करना है, हर एक प्रोसेस में जो भी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती है वहाँ पे आपको कैसे मैनेज करना है। तो FSSAI ने, फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको FSSAI ने, ये क्या है, फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे क्या है, इसमें आपके पास डिफरेंट डिफरेंट इम्प्लीमेंट, यहाँ पर बहुत सारे आपको इम्प्लीमेंटेशंस और बहुत सारे आपको रूल्स रेगुलेशंस बताए हुए हैं। और जितने भी आपके स्टैंडर्ड्स हैं, सब आपको स्टैंडर्ड को मेंटेन करके क्या करना है, आपके सर्विस इंस्टीट्यूट्स में आपको क्या करना है, यहाँ पर मैनेजमेंट करनी है। तो फॉर एग्जांपल, जैसे FSSAI ने बहुत सारे गाइडलाइंस दिए हुए हैं, आपके पास HACCP है, हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, यहाँ पे आपके पास GMP है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, GHP है, गुड हाइजीनिक प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे स्टैंडर्ड्स और बहुत सारे हाइजीन प्रैक्टिसेस आपको दिए हुए हैं। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, अपना खाना कुक करना है फ्रॉम द स्टार्टिंग फ्रॉम द रॉ मटेरियल टिल पैकेजिंग।
तो उसके बाद क्या है, ये सारी चीज़ें आपके मैनेजमेंट के अंडर इंक्लूड करी जाती हैं कि आपको कैसे मैनेजमेंट करनी है, कैसे कैसे किस स्टेप्स पे आपको हर चीज़ का ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल, जब आप रॉ मटेरियल को रिसीव करोगे तो आपको रिसीविंग के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। और जब भी आप रॉ मटेरियल को लोगे तो वहाँ पे हमेशा रॉ मटेरियल कैसा होना चाहिए, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, हमेशा अच्छी होनी चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट जो है वो डैमेज कंडीशन में नहीं होना चाहिए। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द रॉ मटेरियल टिल पैकेजिंग, आपको यहाँ पे बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशंस जो भी प्रैक्टिसेस दी हुई हैं सबको आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट इज, जब भी हम फूड सर्विस यूनिट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज मेन्यू प्लानिंग। कल मैंने आपको मेन्यू के बारे में पढ़ाया था। तो मेन्यू में क्या मेन्यू में क्या था, जब भी आप मेन्यू प्लान कर रहे हो तो आपको बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान में रखने हैं मेन्यू को प्लान करते हुए। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेन्यूज अवेलेबल। तो यहाँ पर जो मेन्यू है उसको हम बोलते हैं हार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि सारा जो आप फूड सर्व कर रहे हो वहाँ पर सबसे पहले आप किसी रेस्टोरेंट या फिर कहीं भी खाना खाने जाते हो सबसे पहले आप क्या देखते हो, वहाँ पे मेन्यू देखते हो। तो मेन्यू क्या है, इट इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ द फूड एस्टेब्लिशमेंट या फिर हार्ट ऑफ द फूड सर्विस मैनेजमेंट। नाउ सेकंड स्टेप क्या होता है, जब भी आप मेन्यू प्लान कर लेते हो, मेन्यू प्लानिंग के बाद यहाँ पे जो सेकंड स्टेप होता है दैट इज प्रोक्यूरमेंट। प्रोक्यूरमेंट का मतलब क्या होता है, परचेजिंग। जब भी आप परचेज कर रहे हो अपने रॉ मटेरियल्स को तो वो आप कहाँ से कर रहे हो। अब देखो, अब जब भी हम रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं फ्रॉम द वेंडर्स ले लो या कहीं से भी आप रॉ मटेरियल को परचेज कर रहे हो, तो दैट शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी, हमेशा अच्छी क्वालिटी में होना चाहिए, अच्छी कंडीशन में होना चाहिए। ऐसे लो क्वालिटी की आपको इंग्रेडिएंट्स नहीं लेने हैं जो कि आपके फूड की क्वालिटी को खराब कर दे और फिर आपकी क्वालिटी कस्टमर्स को पसंद ना आए। तो इस केस में क्या करना है, जब भी आप परचेज करोगे तो आपके पास हमेशा एक परचेजिंग डिसीजन होना चाहिए कि आप उसको कैसे परचेज, अपने रॉ मटेरियल को कैसे परचेज कर रहे हो। नाउ थर्ड स्टेप इज, जब आप परचेज कर लेते हो रॉ मटेरियल्स को, देन उसके बाद आप क्या करते हो, उसको रिसीव करते हो। जब भी आप रॉ मटेरियल्स को रिसीव कर रहे हो तो आपको यहाँ पे रिसीविंग स्टेप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी कुछ फैक्टर्स देखने पड़ते हैं जब भी आप रॉ मटेरियल्स को या फिर इंग्रेडिएंट्स को रिसीव कर रहे हो। जैसे रिसीविंग के टाइम पे कोई भी आपका पैकेट है वो आपका डैमेज नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी ऐसा हार्ड प्रोडक्ट ले रहे हो जो कि आपका गिरकर टूट सकता है, तो उस केस में क्या है, इंग्रेडिएंट्स जो आप हार्ड ले रहे हो उसको क्या है, आपको अच्छे से लेकर जाना है, रिसीव करना है, ताकि आपकी जो क्वालिटी है वो प्रोडक्ट की बनी रहे। नेक्स्ट इज स्टोरेज। जब भी आप रॉ मटेरियल लोगे उसके बाद रिसीविंग के बाद क्या करना है, आपको उसको स्टोर करना है। अब स्टोरेज के टाइम पे हमेशा दो कंडीशन याद रखना है। एक तो आपको क्या करना है, जब भी आप स्टोर कर रहे हो तो वो हमेशा आपको हाइजीनिक प्लेस पे करना है। ऐसा ना हो गंदी जगह पे आपने रॉ मटेरियल्स को स्टोर किया तो वहाँ पे क्या होता है, पेस्ट और इन्फेस्टेशंस, जो आपके कीड़े हैं, इंसेक्ट्स हैं, उनका आपको खतरा रहता है। तो इस केस में जब भी आप स्टोरेज कर रहे हो, एक तो आपको हाइजीनिक कंडीशंस का फैक्टर मेन होता है। सेकंड फैक्टर इज आपका टेम्परेचर। जब भी आप या तो कोल्ड स्टोरेज में उसको स्टोर कर रहे हो या फिर आप हॉट कंडीशंस के अंदर स्टोर कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे टेम्परेचर क्या क्या होता है, मेन रोल होता है। तो टेम्परेचर आपको क्या करना है, मेंटेन करना है। अगर आप कोल्ड स्टोरेज में उसको स्टोर कर रहे हो तो यू हैव टू मेंटेन दैट टेम्परेचर। अगर आप हॉट स्टोरेज कर रहे हो तो आपको उसके लिए आपको हाई टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप कोल्ड स्टोरेज में आप मटेरियल्स को रख रहे हो तो वहाँ पे आपको लो टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, आफ्टर स्टोरेज यू वट यू विल डू, जब स्टोर हो गया आपके मटेरियल, फिर आप क्या करोगे, उसकी प्रिपरेशन करोगे, मतलब अपना खाना बनाओगे। फूड सर्विस यूनिट में आप किचन्स में क्या करोगे, खाने को प्रिपेयर करोगे। और आप जब आप इंडस्ट्री की बात करते हो तो आपके वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं जहाँ पे आपका खाना प्रिपेयर होता है या फिर फूड प्रिपेयर होता है। नेक्स्ट, प्रिपरेशन के बाद आप उसको क्या करोगे, उसकी प्रोडक्शन करोगे। प्रोडक्शन कैसे, जैसे आपने रिसीव किया, प्रोसेसिंग हो गई, उसके बाद आप उसको प्रोडक्शन करोगे। जैसे उसमें कुकिंग कर दिया, होल्डिंग कर दिया। होल्डिंग का मतलब होता है या तो आप उसको कूल कोल्ड स्टोरेज पे रखिए या तो उसको कोल्ड स्टोरेज पे रखिए या फिर आपको उसको हॉट कंडीशंस में रखना है। तो ये होता है आपका होल्डिंग, जहाँ पे आप फूड को होल्ड करके रखते हो एट सम टेम्परेचर, ताकि फूड जो है उसका फूड में कंटामिनेशन ना हो, फूड की क्वालिटी खराब ना हो, फूड वहाँ पे डिटोरेट ना हो और वहाँ पे उसकी सारे टेक्सचर जो भी आपके फैक्टर्स होते हैं सारे मेंटेन रहे। नेक्स्ट स्टेप इज सर्विस। जब आपके पास पूरा प्रोडक्ट बन गया है, अब आप अच्छे से सब पूरे प्रोडक्ट आपने बना लिया, उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, आपने पैकेजिंग भी बहुत अच्छी करी है, तो आप उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे सर्विंग करेंगे। अब देखिए एक चीज़ और है, जब आप खाने को सर्व करते हो, ठीक है, अब
सपोज करो मेरे पास एक फूड इंडस्ट्री है, वहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ, बट मुझे दूसरी जगह पे खाना पहुँचाना है, मतलब मुझे क्या करना है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन करनी है। तो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन देयर आर 2 फैक्टर्स जो आपको हमेशा याद रखने हैं। व्हाट आर दोज फैक्टर्स? फर्स्ट इज टेम्परेचर, एंड सेकेंड वन इज पैकेजिंग। जब भी आप ट्रांसपोर्टेशन करते हो तो हमेशा ये 2 फैक्टर आपको माइंड में रखने हैं। क्या? फर्स्ट इज टेम्परेचर, मतलब अगर सपोज करो मैं कोई भी कोल्ड प्रोडक्ट, कोई भी ठंडा प्रोडक्ट आपको ट्रांसपोर्ट कर रही हूँ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो मुझे वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपने टेम्परेचर को, उस फूड प्रोडक्ट के टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ेगा। अगर मैं उस टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करती हूँ तो उस केस में क्या होगा, जो फूड की क्वालिटी है वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगा। फूड वहाँ पे कंटामिनेशन के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो कि आपके कोल्ड लविंग होते हैं, जो कि लो टेम्परेचर पे ग्रो कर सकते हैं। उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं साइकोट्रॉप्स। तो ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो आपके कोल्ड लविंग होते हैं, जो कि ठंडे प्रोडक्ट में ग्रो कर सकते हैं। तो जब भी हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो हमेशा हम अपने टेम्परेचर को, फूड प्रोडक्ट के टेम्परेचर को क्या करना है, मेंटेन करना है। अदरवाइज वहाँ पे कंटेमिनेशन के चांसेस क्या होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे, और फूड की क्वालिटी क्या हो जाएगी, वहाँ पे खराब हो जाएगी। तो सेकेंड फैक्टर इज पैकेजिंग। जब हम टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, साथ ही साथ हमें क्या करना है, पैकेजिंग को भी अच्छे से करना है। अदरवाइज क्या होगा, वहाँ पे फूड की क्वालिटी क्या है, खराब हो जाएगी, अगर आप उस फूड प्रोडक्ट को अच्छे से पैक नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी लिक्विड प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट कर रही हूँ, अगर मैं किसी लिक्विड प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करूंगी, तो उस केस में हम मेरे माइंड में क्या आएगा कि यहाँ पे की क्वालिटी जो है वो क्या हो सकती है, खराब हो सकती है, फूड जो है वो कंटेमिनेट हो सकता है। तो मैं उस लिक्विड की पैकेजिंग इस तरह से करूंगी, या फिर ऐसे टेट्रा पैक्स में करूंगी जहाँ पर हमारे पास लिक्विड बाहर ना आए, जहाँ पे ऊजिंग आउट ना हो। ऊजिंग आउट मतलब जब आपका लिक्विड बाहर आ जाता है पैकेट से। तो जब भी हम पैकेजिंग करते हैं तो पैकेजिंग हमेशा आप ऐसा करो जहां पर आपके कंटेमिनेशन के चांसेस क्या हो, बहुत लो हो। तो जब हम पैकेजिंग कर रहे हैं मेनली लिक्विड प्रोडक्ट्स की, तो हमें बड़े ध्यान से करनी चाहिए, टेट्रा पैक्स में करनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी का पैकेजिंग मटेरियल यूज करना चाहिए, ताकि फूड की क्वालिटी जो है वो खराब ना हो और आपका फूड जो है वो डिटोरेशन होने से उसमें बच जाए। तो दिस इज ऑल अबाउट फूड सर्विस यूनिट। इसमें अब हम क्या करेंगे, हमने मेन्यू प्लानिंग पढ़ा है, नेक्स्ट इज प्रोक्यूरमेंट को हम परचेजिंग भी बोलते हैं। इस परचेजिंग में क्या है, आपके पास डिफरेंट टाइप के मेथड्स होते हैं कि आपको कहाँ से क्या चीज़ परचेज करनी है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। दिस इज फूड प्रोसेसिंग कॉन्टिन्यूम। फूड प्रोसेसिंग कॉन्टिन्यूम क्या होता है, जब भी हम प्रोक्यूरमेंट करते हैं, जब भी हम रॉ मटेरियल की परचेजिंग करते हैं, तो हमारे माइंड में क्या होता है कि हम कहाँ से परचेज करें। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास, ये आप पहले इस डायग्राम को समझिए, दिस इज फूड प्रोसेसिंग कॉन्टिन्यूम। ये जो फूड प्रोसेसिंग कॉन्टिन्यूम है, इसमें दिस इज नन एंड, या फिर आप इसको नो एंड भी बोल सकते हो, ठीक है। ये वाला एंड क्या है, नन एंड है। सेकेंड वाला जो एंड है, दिस इज सेमी प्रोसेस्ड फूड। यहाँ पे आपके सारे सेमी प्रोसेस्ड फूड्स आते हैं, जो मिड वाला एंड है। एंड दिस वन इज कंप्लीट एंड। यहाँ पे क्या है, ये वाला है आपका कंप्लीट एंड। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक डिमांड आई है, मैं एक स्कूल में कैंटीन पे मैनेजर हूँ, वहाँ पे मेरे पास डिमांड आई है कि बच्चों को क्या चाहिए स्कूल में, इटालियन ब्रेड। अब मेरे पास इटालियन ब्रेड की डिमांड आई है। फॉर एग्जाम्पल अब मेरे पास डिमांड आई है किसकी, इटालियन ब्रेड की। तो मैं कैसे परचेज करूंगी, मेरे पास क्या ऑप्शंस है परचेजिंग के, मेरे पास देयर आर 3 ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा मेरे पास, कि या तो मैं उसको नन एंड से परचेज करूं, ठीक है। नन एंड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपके पास सारे इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल है, यू हैव टू सेल्फ कुक, आपको कुक करना है किचन में, और आपको कुक करके वो फूड किसको देना है, कस्टमर्स को देना है, ठीक है। मेरे पास सेकंड ऑप्शन क्या होगा, मेरे पास सेकंड ऑप्शन होगा कि मैं उस इटालियन ब्रेड का फ्रोजन वाला आटा ले लूँ, फ्रोजन डो ले लूँ, और उस डो को बस मैं बेक करूँ, प्रूफिंग करूं, और वो कस्टमर को सर्व कर दूं। तो मैंने वो कहाँ से चूज किया अपना डिसीजन, फ्रॉम द सेमी प्रोसेस्ड एंड। नेक्स्ट मेरे पास क्या आइडिया होगा, मेरा जो नेक्स्ट ऑप्शन होगा दैट वुड बी
कंप्लीट एंड, या तो मैं क्या करूं उस इटालियन ब्रेड को कंप्लीट एंड से ले लूं, परचेज कर लूं, मतलब मैं उसको बना बनाया ले लूं। मुझे क्या करना है, अगर मैं कंप्लीट एंड से लूंगी तो यहाँ पे आपका खाना क्या है, पूरा बना बनाया मिलेगा। आई जस्ट हैव टू रीहीट इट, मैं उसको सिर्फ रीहीट करूंगी या फिर रिकूलिंग करूंगी या फिर थोड़े से प्रोसेस इन्वॉल्व करूंगी। जैसे मान लो मैंने उसको जैसे हम चाय चाय के केस में करते हैं, चाय बनी बनाई है, उसको क्या करना है, सिर्फ गर्म करके कस्टमर को सर्व करना है। तो उस केस में मैं क्या कर सकती हूँ, जो अपना इटालियन ब्रेड है वो मैं इस एंड से ले लूँ और इस एंड से लेने के बाद वो ब्रेड क्या करूँ, कस्टमर को सर्व कर दूँ थोड़ा सा बेक करने के बाद। तो मेरे पास ये 3 ऑप्शन अवेलेबल होंगे। तो जो डायग्राम है ये क्या बताता है, दिस डिपिक्ट्स कि आपका जो डिसीजन पावर है वो कैसा होगा, आप किस एंड से इंग्रेडिएंट्स को परचेज करना चाहेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट फूड प्रोसेसिंग कॉन्टिनम। अब इसमें हमारे पास 4 तरह के मेथड्स होते हैं। फर्स्ट जो मेथड होता है दैट इज कन्वेंशनल फूड सिस्टम। कन्वेंशनल फूड सिस्टम का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पे डायग्राम है, ठीक है, दिस इज फूड प्रोसेसिंग कॉन्टिनम। दिस इज नन एंड या फिर नो एंड, ये वाला सेमी प्रोसेस्ड और ये वाला आपके पास कंप्लीट एंड। तो यहाँ पर जो आपका कन्वेंशनल फूड सिस्टम है, तो कन्वेंशनल फूड सिस्टम में हम क्या करेंगे, हम इन तीनों एंड में से कोई भी अपना एंड कहीं से भी हम परचेजिंग कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, कहीं से भी परचेजिंग कर सकते हैं, चाहे आप नन एंड से लो, चाहे आप मिड एंड से लो या फिर आप सेमी ये कंप्लीट एंड से लो। तो हमने जो परचेजिंग करी है इस सिस्टम में वो हम किसी भी एंड से परचेजिंग कर सकते हैं। क्यों, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक फ्रोजन पराठा है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक फ्रोजन पराठा है, एक मेरे पास होम कुक्ड पराठा है, तो कस्टमर किसको ज़्यादा प्रेफर करेगा, ऑब्वियसली होम कुक्ड पराठे को। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी क्या है, अच्छी होगी, आपने खुद बनाया है वो अपने हाथ से इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके, तो उसकी क्वालिटी क्या होगी, अच्छी होगी, रादर देन ईटिंग फ्रोजन पराठा। तो उस केस में इस कन्वेंशनल फूड सिस्टम में जैसे आपके पास ये आपको स्कूल रेस्टोरेंट कॉलेजेस में देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है, हमारे पास वही जैसे मैंने आपको इटालियन ब्रेड का एग्जांपल दिया, आपके पास चॉइस होती है कि आप अपने इंग्रेडिएंट्स को किसी भी एंड से चूज कर सकते हो। तो ये है आपका कन्वेंशनल फूड सिस्टम, जहाँ पर आपके पास चॉइस होती है, आप किसी भी एंड से अपने फूड प्रोडक्ट को चूज कर सकते हो। अगर आप नन एंड से करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, फूड खुद से खुद कुक करना पड़ेगा, इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करना पड़ेगा, किचन में आपको कुकिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। और इसमें क्या यूज होंगे, स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर्स भी यूज होंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कंप्लीट एंड से लेते हो फूड तो आपको क्या करना है, वहाँ पे हाई इक्विपमेंट्स होते हैं जिसकी कॉस्ट क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर आप अनस्किल्ड लेबर से काम नहीं करा सकते। वहाँ पे आपको कैसे लेबर चाहिए, स्किल्ड लेबर्स चाहिए। तो इस केस में हमें जब भी हम परचेजिंग डिसीजन रखते हैं तो हमें ये चीज़ें दिमाग में रखना है कि हम वहाँ पर कैसे टाइप के लेबर्स यूज़ करेंगे, कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ करेंगे, कौन कौन सी हम प्रोसेसिंग टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट योर कन्वेंशनल फूड सिस्टम। नेक्स्ट सिस्टम इज ओके, इसके एडवांटेजेस क्या है, जब भी हम कन्वेंशनल फूड सिस्टम की बात करते हैं तो हमने क्या करा है, यहाँ पे जो परचेजिंग है इंग्रेडिएंट्स की वो किसी भी एंड से करी है। तो यहाँ पे जब हम किसी भी एंड से परचेज करेंगे, तो अगर हमने सपोज करो नन एंड से परचेजिंग करी, तो जब हम नन एंड से परचेजिंग करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, क्वालिटी जो है वो फूड इंग्रेडिएंट की अच्छी आएगी। जैसे मैंने आपको पराठा का एग्जांपल दिया, तो जब आप होम कुक पराठा खा रहे हो तो उसकी क्वालिटी ऑब्वियसली क्या है, वो वहाँ पे बेटर आएगी रादर देन ईटिंग फ्रोजन पराठा। तो यहाँ पे क्या है, आपकी क्वालिटी अच्छी होगी, फ्लेक्सिबिलिटी इन मेन्यू आइटम्स। अब यहाँ पे क्या करना है, मतलब जब आप किसी भी एंड से आप इंग्रेडिएंट को चूज कर रहे हो तो आपके पास मेन्यू में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक फिक्स खाना बनाना है, आपके पास चॉइस है कि आप किसी भी एंड से परचेजिंग करो। तो इस केस में जब आप किसी भी एंड से परचेजिंग कर रहे हो तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप अपने हिसाब से मेन्यू डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फूड कैन बी सर्व्ड सून आफ्टर द प्रिपरेशन। आपको प्रिपरेशन के बाद एकदम से हम फूड सर्व हो जाता है। इसके कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, दिस इज लेबर इंटेंसिव। हाँ, मेन डिसएडवांटेज इज कंसिस्टेंसी। व्हाट इज कंसिस्टेंसी, अब देखो यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी आएगा। इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, अब इसका डिसएडवांटेज ये कैसे है, इनकंसिस्टेंसी मीन्स जैसे मेरे पास यहाँ पर ए ब्लॉक की कैंटीन है, ये मेरे पास एक कॉलेज है जहाँ पे ए ब्लॉक की कैंटीन है,
यहाँ पे मेरे पास बी ब्लॉक की कैंटीन है। देर आर 3 कैंटीन्स, जो कि एक ए ब्लॉक में है, एक बी ब्लॉक में है और एक सी ब्लॉक में कैंटीन है। तो अब यहाँ पे डिसएडवांटेज कैसे है, इनकंसिस्टेंसी कैसे है। अब देखो, जो ए ब्लॉक में खाना बन रहा है इस कैंटीन में, जरूरी तो नहीं ना उसी क्वालिटी का खाना बी ब्लॉक में बने, और ये भी जरूरी नहीं कि उसी तरह का खाना आपका सी ब्लॉक में बने। यहाँ पे क्वालिटी जो है डिफरेंस आता है। हमें नहीं पता कि ए ब्लॉक में जैसी क्वालिटी का खाना बन रहा है, किस पोर्शन साइज का बन रहा है, कितनी क्वांटिटी में बन रहा है। अब जरूरी तो नहीं ना कि ए ब्लॉक की कैंटीन में जो खाना बन रहा है वो बी ब्लॉक की कैंटीन में भी सेम बनेगा, उसी पोर्शन का बनेगा, उसी क्वालिटी का बनेगा, या फिर सी ब्लॉक की कैंटीन में उसी क्वालिटी का खाना बनेगा, ये तो हम नहीं बता सकते। तो यहाँ पर क्या है, आपका इनकंसिस्टेंसी हो रही है, यहाँ पे कोई भी चीज कंसिस्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी क्या है, तीनों की अलग अलग है, अलग अलग क्वालिटी का यहाँ पे खाना बन रहा है। तो इसलिए यहाँ पे इसका एक डिसएडवांटेज है, क्या, इनकंसिस्टेंसी। थर्ड इज हायर फूड कॉस्ट एज देयर इज लेस कंट्रोल ऑन द पोर्शन साइज। यहाँ पे क्या है, आपके पास जो फूड कॉस्ट ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास मेन्यू फ्लेक्सिबल है। जब मेन्यू फ्लेक्सिबल होगा तो आपको पोर्शन साइज नहीं पता, आप बल्क में भी खाना बना सकते हो, तो उससे जब आप ज्यादा खाना, पोर्शन साइज ज्यादा बनाओगे, तो वहाँ पे फूड कॉस्ट क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली ज्यादा हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट कन्वेंशनल। नेक्स्ट कम टू द कमिश्नरी और सेंट्रलाइज्ड और सैटेलाइट फूड सर्विस। नेक्स्ट इसमें क्या करते हैं हम, जो हमने ये वाला डायग्राम पढ़ा था, वहां पर हमने कन्वेंशनल सिस्टम में क्या किया था, सिर्फ किसी भी एंड से हमने परचेजिंग कर ली थी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ जो खाने अपने इंग्रेडिएंट्स को परचेज करेंगे वो हम नन एंड से करेंगे, मतलब नो एंड से करेंगे, जहाँ पर सारे इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे, हम परचेज कर चुके होंगे। मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है, नन एंड में खाने को अपना परचेज, इंग्रेडिएंट्स को परचेज करना है, और इंग्रेडिएंट्स को परचेज करने के बाद हमें क्या करना है, अपने आप सेल्फ कुकिंग करनी है, और खुद कुक करके, या फिर जो आपके लेबर्स हैं उन वो कुक करते हैं किचन में, और वहाँ पे कस्टमर को फिर फूड सर्व करते हैं। तो इस सिस्टम में हम क्या करते हैं, जब भी हम अपना डिसीजन पावर बनाते हैं, डिसीजन फॉर्म बनाते हैं, तो हम उसको नन एंड से चूज करते हैं। तो जब हम नन एंड से चूज करेंगे इंग्रेडिएंट्स को, रॉ मटेरियल्स को लेंगे, तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, खुद खाना बनाना पड़ेगा। इसको हम सेंट्रलाइज सिस्टम भी बोलते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा मिड डे मील्स में, ठीक है, इसका एग्जांपल मिड डे मील्स भी हो सकता है, हॉस्पिटल, एयरलाइन, केटरिंग, या फिर रेलवेज में भी आप इसको देखते हो। जैसे आपने देखा होगा एयरलाइंस या फिर रेलवेज में क्या होता है, वहाँ पे खाना बल्क में बनता है, खाना बल्क में बनने के बाद कस्टमर को सर्व होता है। इसको हम सेंट्रलाइज सिस्टम भी बोलते हैं। और सैटेलाइट मीन्स क्या होता है, जैसे आपके पास एक बड़ी यूनिट है जहाँ पे आपका खाना बन रहा है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड किचन। जब आपका सेंट्रलाइज किचन से खाना डिस्ट्रीब्यूट होता है छोटी छोटी यूनिट्स में, छोटे छोटे किचन्स में, यहाँ पर आपका जब खाना पैक होता है, तो इन किचन्स को आप बोलते हो सैटेलाइट किचन। मतलब जो खाना है वो कहाँ से मेन बन रहा है, देन वो पैक कहाँ पर हो रहा है, सैटेलाइट किचन में, और वो कहाँ पर आपका डेकोरेशन, जो भी आपका फाइनल प्रोसेस होता है, वो कहाँ होता है, आपका सैटेलाइट किचन में होता है। सेंट्रलाइज्ड, अब देखो इससे सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, इसमें हम जनरली ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। मतलब जैसे हमारा खाना जो है बल्क में बनता है, इसमें बल्क में बनने के बाद खाना कहाँ जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है। तो ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन, आपको मैंने 2 फैक्टर्स ऑलरेडी बताए हुए हैं। ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे आपको क्या मेंटेन करना है, टेम्परेचर एंड पैकेजिंग। तो यहाँ पर जब भी सेंट्रलाइज सिस्टम, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बता दिया, एयरलाइन, केटरिंग में होता है, हॉस्पिटल्स में ये वाला यूज होता है। जैसे हॉस्पिटल में साइक्लिक मेन्यू यूज होता है, वहां पर एक किचन होती है, उस किचन में खाना बनता है, देन वो सैटेलाइट किचन में आता है, उसके बाद पेशेंट को वहाँ पे सर्व किया जाता है। तो इस वाले सिस्टम में आप कहीं से भी परचेजिंग नहीं कर सकते। आपको क्या करना है, जो आपको परचेजिंग डिसीजन बनाना है वो कहाँ से बनेगा, नन एंड से बनेगा। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस। इसके एडवांटेजेस क्या है, जब आप नन एंड से परचेजिंग करते हो तो वहाँ पे फूड की कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि आप खुद से ही वहाँ पे क्या करते हो, खुद वहाँ पे अपना कुकिंग करते हो, ना कि आप सेमी प्रोसेस्ड या कंप्लीट फूड लेते हो। नेक्स्ट इज रिड्यूस स्पॉइलेज एंड फूड क्वालिटी मेंटेन, क्योंकि आपने खुद इंग्रेडिएंट्स को लिया है। जैसे मैंने आपको वही एग्जांपल दिया था, फ्रोजन पराठा और होम कुक्ड पराठा, तो वहाँ पे क्वालिटी किसकी मेंटेन रहती है, ज़्यादा होम कुक्ड पराठे की। इसलिए जब आप खुद से कुकिंग करते हो तो वहाँ पे क्वालिटी क्या है, फूड की, वो मेंटेन रहती है।
है। नेक्स्ट इज लो लेबर कोस्ट एज देयर इज मैकेनाइज्ड इक्विपमेंट। अब यहाँ पे लो लेबर कोस्ट रहती है क्योंकि आपको ज़्यादा लेबर्स की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें क्या है इक्विपमेंट में होती हैं, लार्ज स्केल पे होते हैं, सेंट्रलाइज्ड मीन्स लार्ज स्केल पे सब कुछ होता है आपका। तो आपको इतनी लेबर कॉस्ट नहीं चाहिए, आपको अनस्किल्ड लेबर्स यहाँ पर नहीं चाहिए, क्योंकि इक्विपमेंट्स को कौन चलाएगा, सारे स्किल्ड लेबर्स। नेक्स्ट इसके जो डिसएडवांटेज है दैट इज हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मतलब जो आप इक्विपमेंट्स को यूज कर रहे हो उनकी कॉस्ट क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्या होती है, बहुत हाई होती है। नेक्स्ट इज स्किल्ड एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड, जो स्किल्ड एम्प्लॉयज हैं आपको चाहिए होते हैं, अनस्किल्ड से आप काम नहीं करा सकते, क्योंकि आपको इक्विपमेंट चलाने हैं बड़े बड़े, तो उसको चलाने के लिए, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आपको हमेशा स्किल्ड लेबर्स चाहिए होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में आपको बता चुकी हूँ, जब भी आप ट्रांसपोर्ट करोगे तो जो फैक्टर्स माइंड में रखोगे उससे उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ क्वालिटी, वही जब आप ट्रांसपोर्टेशन करते हो तो क्वालिटी में लॉस काफ़ी बारी हो जाता है। फूड सेफ्टी प्रॉब्लम, जब आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो तो काफ़ी बारी वहाँ पे फूड के चांसेस रहते हैं, वहाँ पे वो कंटामिनेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसका आपका एग्जाम्पल है ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, MDM फूड, मिड डे मील फूड्स, एयरलाइन किचन फूड। सो दिस इज ऑल अबाउट योर कमिश्नरी और सेंट्रलाइज्ड फूड सिस्टम। नेक्स्ट इज रेडी टू प्रिपेयर फूड सर्विस सिस्टम, कुक एंड चिल। इसमें आपको कुछ नहीं करना, रेडी टू प्रिपेयर मतलब आपके पास खाना प्रिपेयर है, जैसे आपके पास रेडी टू प्रिपेयर फूड्स आते हैं, इंस्टेंट नूडल्स आते हैं, इंस्टेंट कॉफ़ीज आती है, इंस्टेंट सूप्स आते हैं, तो आपको क्या करना है, इसमें अपना डिसीजन कहाँ से बनाओगे, इसमें भी किसी भी एंड से आप फूड को परचेज कर सकते हो, चाहे आप नो एंड से लो, चाहे आप सेमी प्रोसेस्ड एंड से लो, या फिर आप कहाँ से लो, कंप्लीट एंड से लो। अब फिर डिफरेंस क्या रहेगा कन्वेंशनल फूड सिस्टम और इसमें, उसमें भी हमने किसी भी एंड से परचेज की थी, यहाँ पे भी हम किसी भी एंड से परचेज कर रहे हैं, तो डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस ये होगा कि उस केस में क्या था, हमने किसी भी एंड से परचेजिंग करी तो हमारे मेन्यू में फ्लेक्सिबिलिटी आई, बट अगर हम रेडी टू प्रिपेयर फूड की बात करते हैं तो इस केस में क्या है, ये कुछ कुछ फूड प्रोडक्ट्स के लिए हम क्या करते हैं, नन एंड से परचेजिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास सूप बनाने के लिए ऑर्डर आया, मेरे पास क्या डिमांड आई कि हमें रेडी टू प्रिपेयर सूप बनाना है, तो जब हम रेडी टू प्रिपेयर सूप बनाएंगे तो सूप के लिए भी तो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे ना बनाने के लिए, तो वो इंग्रेडिएंट्स हम कहाँ से परचेज करेंगे, फ्रॉम द नो एंड या फिर फ्रॉम द नन एंड। तो इस केस में क्या है, जब भी हम रेडी टू प्रिपेयर फूड कुक कर रहे हैं वहाँ पे भी हमें कहाँ से कुछ फूड प्रोडक्ट्स के लिए हमें कहाँ से परचेजिंग करनी पड़ेगी, फ्रॉम द नन एंड। तो इस केस में भी आप किसी भी एंड से परचेजिंग कर सकते हो। आपको क्या करना है, अगर आप कंप्लीट एंड से ले रहे हो तो यू जस्ट हैव टू रीहीट द फूड एंड सर्व टू द कस्टमर, ठीक है। फूड इज परचेज्ड ऑल अलोंग द कॉन्टिनम, आप फूड को किसी भी कॉन्टिनम से कौन से भी एंड से आप इसको ले सकते हो। इसमें रेडी टू प्रिपेयर्ड फूड में देखो आपके फ्रोजन पराठा आते हैं, समोसा आते हैं, कटलेट, फ्रेंच फ्राइज, ये सब आपके किस में आते हैं, रेडी टू प्रिपेयर फूड्स में। आपको इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ यू जस्ट हैव टू रीहीट द फूड एंड यू हैव टू सर्व दैट फूड टू द कस्टमर। इसके एडवांटेजेस क्या है, लो लेबर कॉस्ट, यहाँ पे अनस्किल्ड लेबर्स नहीं चाहिए तो यहाँ पे लेबर की कॉस्ट कम हो जाती है। लेस स्किल्ड लेबर्स, कुछ ज़्यादा स्किल वाले लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद प्रोडक्शन शेड्यूलिंग आप किसी भी टाइम पे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, खाने की डिमांड जो है, अब अगर आप नन एंड से लोगे तो आपको कुछ प्रोसेस करना ही नहीं है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन से शेड्यूलिंग होती है वो आप किसी भी टाइम कर सकते हो। यहाँ पे आप लार्ज क्वांटिटीज में फूड एक टाइम पे कुक कर सकते हो और उसको सर्व कर सकते हो। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज। इसके डिसएडवांटेज क्या होंगे, फूड सेफ्टी प्रॉब्लम, ऑब्वियसली जब आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो फूड सेफ्टी प्रॉब्लम आएगी। लॉस इन क्वालिटी, अगर आप कंप्लीट एंड से ले रहे हो तो वहाँ पे क्वालिटी क्या है, थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे आप स्टोर करते हो फूड को, रेडी टू प्रिपेयर फूड को आप स्टोर करते हो, तो स्टोरेज के टाइम पे काफ़ी सारी चीज़ें आपकी, कुछ जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है फूड की वो क्या होती है, या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, थोड़ा सा उसमें चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसका जो डिसएडवांटेज है, रेसिपी मॉडिफिकेशन में बी नीडेड टू मेंटेन द प्रोडक्ट क्वालिटी। ऐसा नहीं है कि आप एक ही तरह का फूड दे रहे हैं, आपको क्या करना है, रेसिपी में मॉडिफिकेशन करनी है जिससे आपकी फूड की क्वालिटी जो है वो मेंटेन रहे, ठीक है। इसके एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए हैं, ये सारे एडवांटेजेस बहुत ही ज़्यादा बेसिक है।
नेक्स्ट इज दिस, इसके नेक्स्ट जो सर्विस है आपका दैट इज असेंबली फूड सर्विस सिस्टम। असेंबली फूड सर्विस सिस्टम को हम कन्वीनियंस फूड सर्विस सिस्टम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कन्वीनियंस का मतलब क्या होता है, ये वाला सिस्टम आपके लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है, आपको कुछ नहीं करना, ये आपको नाम से ही पता चल रहा है। असेंबली मीन्स क्या करना है, यू हैव टू असेंबल, मतलब आपको फूड को सिर्फ असेंबल करना है, इकट्ठा करना है, और आपको कस्टमर को उसको डेकोरेट करके या थोड़ी सी हल्की सी प्रोसेसिंग करके कस्टमर को सर्व करना है। तो इसमें आप क्या करते हो, जब भी आप फूड प्रोसेसिंग कॉन्टिन्यूम से इसका डिसीजन बनाते हो, तो असेंबली फूड सर्विस सिस्टम में आपको जब भी परचेजिंग करनी है तो वो हमेशा कहाँ से करनी है, कंप्लीट एंड से करनी है, ना कि आपको पूरे कॉन्टिन्यूम से लेना है। आपको परचेजिंग कहाँ से करनी है, फ्रॉम द कंप्लीट एंड। यहाँ पर क्या करना है, आपको कंप्लीट एंड से लिया, कोई भी फूड प्रोडक्ट लिया, उसको आपने क्या करा, कंप्लीट एंड से परचेज करके आपने थोड़े से उसको रीहीट करा और कस्टमर को सर्व कर दिया। इसमें क्या चाहिए आपको, मिनिमल प्रोसेसिंग, मतलब ज़्यादा प्रोसेसिंग की करने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ठीक है। The primary objective of assembly food system is to provide food ready for service while minimizing the amount of food service operation। आपको यहाँ पे ज़्यादा प्रोसेसिंग करने की नीड नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो फूड है वो ऑलरेडी प्रिपेयर है, जिसमें आपको क्या करना है, थोड़े बहुत ही प्रोसेसिंग की नीड है। तो इस केस में इसके जो फूड है आप या तो चिल्ड रख सकते हो, स्टोर करके फ्रोजन स्टेट में रख सकते हो और बाद में उसको यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको क्या करना है, यहाँ पे पूरा फूड जो है वो आपका बनाया है, सिर्फ आपको क्या करना है, पोर्शन करना है, रीहीट करना है और उसको कस्टमर को सर्व करना है। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस, लो लेबर कॉस्ट होगी ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लेबर्स की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना आपको, फूड असेंबल करके कस्टमर को सर्व करना है, तो यहाँ पे लेबर कॉस्ट कम होती है। लिमिटेड इक्विपमेंट्स, क्योंकि खाना बनाया तो आपको इक्विपमेंट्स की नीड वहाँ पर नहीं होगी। डिसएडवांटेज क्या है, मेन्यू वेराइटी इज लिमिटेड, आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जो फूड है अवेलेबल रेडी टू प्रिपेयर वही आपको खाना है। नेक्स्ट इज परसीव्ड लॉस ऑफ क्वालिटी, यहाँ पे क्वालिटी कम हो जाती है, क्योंकि आप स्टोर्ड फूड को खाते हो, जो आपके कोल्ड स्टोरेज में या फिर कोई भी स्टोर्ड प्रोडक्ट कंडीशन में रखा होता है, वो आपको फूड खाना होता है, जिसकी वजह से क्वालिटी जो है वो फूड की कम हो जाती है। हाई फूड कॉस्ट, ऑब्वियसली जब आपका मतलब पूरा फूड बना हुआ है तो उसकी कॉस्टिंग क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फूड सर्विस सिस्टम, जिसमें हमने 4 तरह के सिस्टम्स पढ़े, कन्वेंशनल, कमर्शियली, रेडी टू प्रिपेयर्ड एंड असेंबल्ड फूड सर्विस सिस्टम। डिसीजन पावर हमें कहाँ से लेना है, फ्रॉम द फूड प्रोसेसिंग कॉन्टिन्यूम से। ठीक है, जहाँ पर आपके 3 एंड्स अवेलेबल थे, नन एंड, सेमी प्रोसेस्ड एंड कंप्लीट एंड। नाउ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज, साइक्लिक मेन्यू इज अ सिलेक्टिव मेन्यू। जो साइक्लिक मेन्यू है वो सिलेक्टिव मेन्यू है। रीजन, इट इज रोटेटेड एट डेफिनेट इंटरवल्स। साइक्लिक मेन्यू ऑब्वियसली रोटेट होता है, जैसे आपके हॉस्पिटल्स में होता है, पीजीज, कॉलेजेस, इन सब में आपको क्या होता है, साइक्लिक मेन्यू देखने को मिलता है। बट ये सिलेक्टिव मेन्यू नहीं है। सिलेक्टिव मेन्यू कौन सा होता है, जिसमें आपके पास चॉइस होती है। तो बट ये वाला आपका सिलेक्टिव मेन्यू नहीं है, तो आंसर वुड बी, जो ए वाला आपका असर्शन है वो गलत होगा और आपका रीजन जो है वहां पे करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरेंज द फॉलोइंग मैकेनिज्म ऑफ द वेटर सर्विस इन द करेक्ट सीक्वेंस। जब भी आपको वेटर फूड सर्व करता है तो आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो इसमें कौन सी सीक्वेंस होगी, सबसे पहले आप वहाँ पे जो वेटर होगा वो क्या करेगा, सबसे पहले प्रिपरेशन करेगा फूड बेस की, साइड बोर्ड्स की और आपके टेबल्स की। देन क्या करेगा, कस्टमर को रिसीव करेगा, ऑर्डर लेगा, उसके बाद सर्विंग करेगा फूड की। देन सर्विंग करने के बाद जब कस्टमर खाना खा लेगा उसके बाद देन वो क्लियरिंग अप करेंगे टेबल की, देन कस्टमर को सेंडिंग ऑफ द कस्टमर। तो आपका जो अरेंजमेंट होगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर 4। देन आप इसके बाद रिसीव द कस्टमर, सेकेंड, देन फूड सर्व करेगा थर्ड, उसके बाद क्लियरिंग अप होगी फर्स्ट, एंड देन सेंडिंग ऑफ द कस्टमर फिफ्थ। तो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर। मूविंग नेक्स्ट
क्वेश्चन इज, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एला कार्टे मेन्यू। ये आपको मेन्यू का मैच करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज एला कार्टे मेन्यू। इसमें क्या होगा, हमने देखा था फूड जो है हम प्राइस, फूड आइटम्स आर प्राइस्ड सेपरेटली। सिंगल यूज मेन्यू, अब देखो इसमें क्या है, आपको एलिमिनेशन करना है फिर से। जो आपका रोटेट होता है मेन्यू डेफिनेट टाइम पे, वो कौन सा होता है, साइक्लिक वाला। तो इसमें साइक्लिक का तो कोई ऑप्शन ही नहीं गिवन, तो इसलिए इसको क्रॉस कर दो। टेबल दे होते में क्या होता है आपके पास, फिक्स प्राइस होता है, ठीक है। दूजोर मेन्यू में मेन्यू ऑफ द डे, जिसको हम चौक बोर्ड मेन्यू बोलते हैं। और सिंगल मेन्यू में आपके पास सिर्फ एक सिंगल मेन्यू होता है, जिसके पास आपके पास कोई चॉइस नहीं होती, और वो ही आपका एक रिपीट नहीं होता सेम फॉर्म में। तो दिस इज ऑल अबाउट मेन्यू। फोर्थ क्वेश्चन इज प्लानिंग मेन्यूज हेल्प टू प्रोवाइड मील टू कस्टमर एट रीजनेबल प्राइस। ठीक है, जब आप मेन्यू प्लान करते हो तो आप कस्टमर को एक रीजनेबल प्राइस पे डिश देते हो। नेक्स्ट, प्राइस एडवांटेज कैन बी ऑब्टेन बाय बाइंग सीजनल फूड्स एंड इन क्वांटिटीज विच कैरी डिस्काउंट्स। आप सीजनल फूड को बाय करते हो, उसको कुक करते हो और वो डिस्काउंट्स देते हो कस्टमर को। तो दोनों ऑप्शन, दोनों जो स्टेटमेंट है वो क्या है आपकी, करेक्ट है। तो आंसर सी would be the correct answer. Fifth question is, which of the following equipment is used for keeping cooked food in warm cafeteria? ये आपका equipment है, कौन सा equipment है जो कि आपके खाने को गर्म करके रखता है, उसको हम बोलते हैं बेन मैरे। ये आपका equipment है जहाँ पे खाना जो है वो गर्म होता है। फूड ट्रॉली आपको पता है रिकॉर्ड क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा बफे सिस्टम में वो जो स्टील के इक्विपमेंट्स होते हैं छोटे छोटे, जहाँ पे खाना रखा रहता है, दैट इज कॉल्ड रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स। इसमें आपको अरेंज करना है, ये मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ आज वाले सेशन में, जिसमें हमने क्या कहते हैं स्टेप्स को अरेंज किया था। दिस इज सर्विस, तो ये सारे आप अरेंज कर लेना। यहाँ पे फर्स्ट क्या होता है, जब रिसीव करते हैं, देन उसको स्टोर करते हैं रॉ मटेरियल्स को, देन प्रोडक्शन करते हैं, फिर होल्डिंग करते हैं, उसके बाद सर्विस हम प्रोवाइड कस्टमर को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवेंथ, कमिश्नरी सर्विस हैज अ लार्ज सेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन यूनिट विद सैटेलाइट यूनिट लोकेटेड सेपरेटली वेयर फूड इज फाइनली प्रिपेयर्ड एंड सर्व्ड। कमिश्नरी में क्या था, हमने सेंट्रलाइज सिस्टम लिया था जहाँ पे आपको फूड कहाँ से चूज करना था, फ्रॉम द नन एंड। तो इसमें क्या है, इसका रीजन क्या है, यहाँ पे दिस टाइप ऑफ सिस्टम यूजेस फ्रोजन एंड चिल्ड फूड्स, does large volume purchase and has large labor force and equipment and minimal transport। तो कमिश्नरी जो सिस्टम है उसमें ठीक है लार्ज सेंट्रलाइज प्रोडक्शन यूनिट वो होती है जहाँ पे हम परचेजिंग नन एंड से करते हैं, बट उसके रीजन देखो, रीजन में क्या हम सिर्फ यहाँ पे फ्रोजन और चिल्ड फूड लेते हैं, नो, क्योंकि हमने जब नन एंड से परचेजिंग करी है तो हम खाना खुद कुक कर रहे हैं, खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वहाँ पे जरूरी नहीं कि सिर्फ फ्रोजन और चिल्ड फूड हो। हाँ, वहाँ पे लार्ज लेबर फोर्स हो सकता है, इक्विपमेंट्स आप यूज करते हो, मिनिमल ट्रांसपोर्ट हो सकता है, बट ऐसा जरूरी नहीं कि वहां पे आप सिर्फ फ्रोजन फूड ही लो। तो यहाँ पे जो आपका ए है वो करेक्ट है, लेकिन आपका जो रीजन है वो क्या है, पार्शियली करेक्ट है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 मेन्यूज फॉर मील्स ऑन व्हील इज। जो मील ऑन व्हील पे जो मेन्यूज होते हैं वो कौन से होते हैं, सिलेक्टिव मेन्यू। ये ऑलरेडी मैं आपको मेन्यू वाले सेशन में पढ़ा चुकी हूँ। नेक्स्ट इज वर्क कैन बी सिंप्लीफाइड बाय व्यूइंग द किचन एंड इट्स एक्टिविटी फ्रॉम डिफरेंट एस्पेक्ट लाइक। आप वर्क को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, अपने वर्क एरिया, ठीक है, वर्कर्स एरिया ऑफ रीच, वर्क स्पेस, इक्विपमेंट, मटेरियल्स एंड सप्लाईज। तो ये आपके सारे ही करेक्ट है जिससे आप अपने वर्क को सिंप्लीफाई कर सकते हो किसी भी मैनेजमेंट में। आप कैसे, जो आप हमने मैनेजमेंट पढ़ा था उसमें क्या है, ऐसे ये सारे वर्क सिंप्लीफिकेशन आप इन फैक्टर्स को ध्यान में रख के कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ अ फूड बायर मस्ट इंक्लूड। जब आप फूड को बाय करोगे तो आप क्या क्या चीजें ध्यान में रखोगे, ऑब्जेक्टिविटी टू कस्टमर इंस्टीट्यूशन, ठीक है, आपको देखना है किस इंस्टीट्यूट में हमें कौन सा फूड देना है। नेक्स्ट, लॉयल्टी टू द कस्टमर इंस्टीट्यूशन, ऑब्वियसली अगर आप लॉयल रहोगे तो आप क्या करोगे, वहां पे ये वाले फैक्टर्स भी आएगा। थर्ड इज एक्सेप्टिंग फूड ब्रांड्स विदाउट ISI FPO रैगमार्क इन इंडिया। आप ऐसे क्या फूड को एक्सेप्ट करोगे विदाउट ब्रांड, जिसपे आपका फूड का ब्रांड ही ना हो, नहीं। तो ऑप्शन थर्ड वुड बी रोंग। आप ऐसे फूड ब्रांड्स लोगे ही नहीं, ऐसे इंग्रेडिएंट्स परचेज ही नहीं करोगे जिन पे ये मार्क ना हो। ISI मार्क, FPO फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, एग मार्क इज एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रोडक्ट। तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन इज एक्सेप्टिंग एंड परचेजिंग अडल्ट्रेटेड फूड। क्या आप मिलावट वाले खाने को लेंगे, नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ वुड बी इनकरेक्ट। आप ऐसे खाने अडल्ट्रेटेड फूड तो बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट करोगे। तो जब आप चॉइस करोगे तो आप क्या देखोगे, या तो ऑब्जेक्टिविटी और आपकी यहाँ पे लॉयल्टी। तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। तो दिस इज ऑल अबाउट योर फूड सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम। थैंक यू एवरीवन।